Good morning, friends. AS 20 देखेंगे। अर्निंग्स पर शेयर। टाइटल भले ही उसका अर्निंग होगा, बट इंक्लूड्स लॉस पर शेयर ऑल्सो। तो अगर लॉस होगा तो वो भी कवर होगा, बराबर है। तो पॉजिटिव भी आ सकता है ईपीएस और निगेटिव भी आ सकता है। सिंपल इसमें ईपीएस बोला तो अर्निंग यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब अपने को पता है कि शेयर्स कैन बी इक्विटी शेयर्स, शेयर्स कैन बी प्रेफरेंस शेयर। तो ईपीएस किसका रहता है? इक्विटी शेयर का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ए फिक्स डिविडेंड ओनली, इसलिए उसका अर्निंग पर शेयर का कोई रिलेवेंस नहीं रहता है। तो इसलिए जो ईपीएस होता है इट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। किसका रहता है? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को ये जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो वो है डिविडेंड के फॉर्म में। इसलिए यहां पे डिविडेंड की राइट्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए आगे जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होंगे वो डिविडेंड की राइट्स को ध्यान में रख के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि वो कंपनी के आर्टिकल्स में है कि डिविडेंड विल बी गिवन ऑन द नॉमिनल अमाउंट, तो उस केस में पार्टली पेड शेयर और फुल्ली पेड शेयर अगर उनकी फेस वैल्यू सेम है तो वो दोनों बराबर माने जाएंगे फॉर दिस कैलकुलेशन। समझ रहे? कॉमनली डिविडेंड की राइट वो लोग पेड अप कैपिटल से लिंक करते हैं, बट बता रहा हूं आपको, तो यहां पे डिविडेंड की राइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अर्निंग कैसे एलोकेट होगी उसकी बात कर रहे हैं, और अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जैसी डिविडेंड की राइट होगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अगर एक से ज्यादा क्लास ऑफ शेयर है जिनकी डिविडेंड की राइट्स अलग अलग है, तो आप दोनों की अलग अलग ईपीएस निकालेंगे, बराबर? दोनों का अलग अलग ईपीएस निकालेंगे। अभी जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम पहला रहता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद अब प्रेफरेंस डिविडेंड में भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे। सो डिविडेंड declared or not should be considered। तो डिविडेंड डिक्लेयर किया या नहीं किया, दोनों केस में आपको उसको कंसिडर करना है। अब इस पे से आपके ध्यान में दूसरा पॉइंट ध्यान जाना चाहिए कि मान लो इस ईयर में कंपनी ने पिछले साल का भी डिविडेंड पे किया क्योंकि वो अरियर्स में था, तो वो डिविडेंड को इस साल काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी पिछले साल काउंट कर लिया होगा। समझ रहे? तो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा हो गया, एक्रूअल बेसिस पे कंसिडर करना है। यहां पर जिस ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड है उसी ईयर डिक्लेयर हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, लेकिन ये किसके लिए है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के लिए।
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के लिए डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड हुआ वो लेने का है, जो डिक्लेयर नहीं हुआ वो लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, बराबर। तो इसका मतलब वो आगे भी फिर काउंटिंग में आने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव शेयर है तो डिक्लेयर्ड हो नॉट डिक्लेयर्ड हो दोनों केस में ध्यान देने का, लेने का है। नॉन क्यूमुलेटिव में डिक्लेयर्ड होगा तो लेना है। फिर डिविडेंड पे अगर टैक्स है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी, वो भी आपको कंसिडर करना है। ये माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा दैट इज द इक्विटी शेयरहोल्डर्स प्रॉफिट, बराबर। वो इक्विटी शेयरहोल्डर का प्रॉफिट हमारा न्यूमरेटर रहेगा अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए। अब नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स में हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जितने शेयर आउटस्टैंडिंग होंगे उसको अपन लेते हैं, क्योंकि साल भर में नंबर ऑफ शेयर बदल सकते हैं आपके। तो अर्निंग यानी प्रॉफिट साल भर की है, तो न्यूमरेटर साल भर का फिगर है। रेशियो अगर पढ़ेगा आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। रेशियो इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे से बराबर लिंक्ड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे भी ईपीएस निकालने में दो नंबर है, एक है प्रॉफिट और दूसरा है नंबर ऑफ शेयर, तो वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए। अब आपका प्रॉफिट है साल भर का और नंबर ऑफ शेयर मान लो आपने एंड ऑफ द ईयर के लिए, तो बराबर नहीं है। साल भर के नंबर ऑफ शेयर चाहिए, इसीलिए AS20 बोलता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, मतलब साल भर में जितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे उसको बेस बनाओ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। फिर इसमें अगर पार्टली पेड फुल्ली पेड होंगे तो उनको आप डिविडेंड की राइट्स के हिसाब से एक लेवल पे ला लो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मान लो ₹100 फुल्ली पेड शेयर है, ₹100 50 पेड शेयर है, बट डिविडेंड इज गिवन ऑन द नॉमिनल अमाउंट, तो दोनों बराबर है ऑलरेडी। पार्टली पेड वाले को आधा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए यहां पे डिविडेंड राइट इंपॉर्टेंट रहती है, डिविडेंड के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आप अर्निंग की बात कर रहे हैं कि अर्निंग एक शेयर पे कितनी है, बराबर। लेकिन अगर डिविडेंड की राइट उनकी पेड अप कैपिटल के हिसाब से है, तो जो 50 पेड शेयर है वो फुल्ली पेड शेयर के आधे शेयर के बराबर है, बराबर। तो उसको आधे का वेटेज देके फिर आप इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हो। सिमिलरली डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू रही, उनको भी आप वेटेज देके एक लेवल में ला सकते हो। तो आपके ₹100 फुल्ली पेड शेयर भी है, ₹50 फुल्ली पेड शेयर भी है, मतलब नॉमिनल वैल्यू दोनों की अलग अलग है, तो उनको भी आप डिविडेंड के हिसाब से एक लेवल पे ला लो। अब हम ये जो नंबर ऑफ शेयर देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ शेयर जो एक्चुअल शेयर है उसकी बात कर रहे हैं, यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से जो एक्चुअल शेयर्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो इस ईपीएस को, ये जो अपन यहां बात कर रहे हैं, इस ईपीएस को बोलते हैं बेसिक ईपीएस। ये बेसिक ईपीएस की बात की हमने। तो बेसिक ईपीएस मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के बेसिस पे पर शेयर अर्निंग निकाली, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक ईपीएस। दूसरा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। दो ईपीएस कहलाते हैं, एक बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूट वर्ड का तो मतलब समझता है, नॉर्मल मतलब
दूध वाले को बोलते ना क्या पानी मिला दिए, डाइल्यूट कर दिए उसको, वैसा ही वाला काम। तो बताइए कि आपका अगर ईपीएस, बेसिक ईपीएस 5 रुपए आ रहा था, ये जो भी है इसकी बात अभी बताता हूं, इसके बेसिस पे ईपीएस निकाला 6 रुपए, डाइल्यूट हुआ क्या? इसको डाइल्यूट हुआ बोलेंगे क्या? ये तो और अच्छा हो गया, बेटर हो गया, बराबर है। अब इतना मतलब समझ में आ गया। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का बेसिक मतलब क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट उसका जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो ईपीएस बढ़ रहा होगा तो उसको बोलते हैं इट इज एंटी डाइल्यूटिव। क्या बोलते हैं उसको? एंटी डाइल्यूटिव। तो इसलिए डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते समय हमको देखना पड़ता है कि वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है। ईपीएस पर शेयर बढ़ रहा है या लॉस पर शेयर घट रहा है, बराबर है। लॉस होगा, निगेटिव होगा तो कम लॉस यानी बेटर पोजीशन हो गई, तो इसका मतलब उसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव। इग्नोर इट। तो एंटी डाइल्यूटिव को इग्नोर कर देते हैं, डाइल्यूटिव ईपीएस को रिपोर्ट करने का रहता है। तो दो ईपीएस की बात होती है, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस। तो अब ये डाइल्यूटिव ईपीएस क्या है कि भाई आज हमारी बैलेंस शीट में, ये हमारी बैलेंस शीट का डेट ले लो, आज वो चीज हमारी इक्विटी शेयर नहीं है, कोई और नेचर की वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी शेयर नहीं है, बट इट हैज पोटेंशियल टू बिकम इक्विटी शेयर इन फ्यूचर। मतलब आगे जाके वो इक्विटी शेयर बन सकता है, पोटेंशियल होना चाहिए बनने का, बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात, बट इफ इट हैज पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग इक्विटी शेयर तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो डाइल्यूटिव ईपीएस निकालने के लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर लिए जाते हैं। इन एडिशन टू दिस, मतलब इसके बदले में नहीं है, तो जो एक्चुअल इक्विटी शेयर है वो तो है ही, बट उसके साथ साथ जो आज की तारीख में शेयर नहीं है बट आगे शेयर बन सकता है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। क्यों? तो सोच के देखिए आप, बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए यूज करते हैं। इस पे से हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो अगर आज की तारीख में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आगे जाके इक्विटी बनेंगे और इक्विटी बनने से ईपीएस गिर जाएगा, तो लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए एस बोलता है कि नहीं, दो दो बताओ। प्रूडेंस जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा कंजर्वेटिव, उसी का नतीजा है। जो एक्चुअल में ईपीएस आया वो तो बता नहीं है, ये एक्चुअल समझ सकती है, लेकिन जो आगे हो सकता है, बराबर है, और अगर वो आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी होंगी उसको इग्नोर कर दो, बट अगर वो घटने की पॉसिबिलिटी होंगी तो उसको भी डिस्क्लोज करो। लेकिन उसके लिए हम आगे के प्रॉफिट की फोरकास्टिंग नहीं करते। आज का जो प्रॉफिट है उसी के बेसिस पे, आज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे उसी के बेसिस पे, इसका मतलब अगले पीरियड में हम और इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे, फिर प्रॉफिट, वो सब नहीं। फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने का नहीं है, बराबर है। आज जो है आज, तब आप बोलोगे भी पोटेंशियल शेयर, यानी एक एग्जाम्पल जो बड़े आसानी से, कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्ट हो गया क्या वो आज? नहीं। तो आज क्या है वो? आज क्या है? डिबेंचर, बराबर है। लेकिन कन्वर्टिबल है, इसका मतलब आगे शेयर बनेगा। आप सोच के देखिए कि भाई ये डिबेंचर है, इसलिए आपके प्रॉफिट के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट का खर्चा आया होगा, वो हट जाएगा, बराबर है। यानी प्रॉफिट बढ़ेगा टू दैट एक्सटेंट। हम आगे की और कोई फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं, बराबर। जो आज दिख रहा है उसी का एडजस्टमेंट। अब डिबेंचर के इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएंगे। ऐसा एडजस्टमेंट करके हमने फिर से ईपीएस निकाला, और वो ईपीएस अगर कम हो रहा तो उसको बोलेंगे डाइल्यूटिव ईपीएस है। अगर वो ईपीएस बढ़ रहा होगा फिर बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव है। तो बढ़ा के दिखाने का नहीं है, बराबर है।
पर कम हो रहा होगा वो दिखाने का है, ताकि जो भी डिसीजन मेकर है वो उसको ध्यान में रखेगा कि भी आज तो ईपीएस 5 दिख रहा है, लेकिन आगे जाके ये 5 के 4 होने वाले है, उसको ध्यान में रख के वो डिसीजन लेगा। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ईएसओपी पढ़े आपने, पढ़े ना, ऑप्शंस, उसमें अपने ईएसओपी और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, बट समझने के लिए ईएसओपी। तो आपने वो ऑप्शन ग्रांट करके रखा है, आगे जाके वो इक्विटी शेयर बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में उसका पोटेंशियल टू बिकम इक्विटी शेयर है। तो उसको ध्यान में रखो, क्योंकि अगर वो इक्विटी शेयर बनेगा तो उसकी वजह से आपके ईपीएस में फर्क पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करके अपन निकालेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटिव ईपीएस। तो दोनों ईपीएस रिपोर्ट करने का रहता है, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटिव ईपीएस, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कि आपके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर भी है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी है, ऑप्शन भी है। तो पहले तो इनकी दो कैटेगरी हो जाती है। प्रोसीड्स ऑलरेडी रिसीव्ड, proceeds to be received, ये 3 नाम देखे यहां पे, ठीक है। अब बताइए, ये जो मैंने लिखा हूं कि प्रोसीड्स ऑलरेडी रिसीव्ड, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये दोनों के पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं। जब कन्वर्ट होंगे तो और पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसका मतलब पैसा ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब उसका बिजनेस के परफॉर्मेंस पे बोलो, ऑपरेटिंग रिजल्ट पे बोलो, इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, बराबर। और थोड़ा सा कहीं एएस में लिखा नहीं रहेगा, बट आपके समझने के लिए बता रहा हूं कि आप बिजनेस में जितना पैसा लगाते हो उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बराबर। एएस हमको अभी आगे देखना, अब उसमें एएस हमको इसको फोरकास्ट करने की छूट नहीं देता, इसको वही लेना है जो आज है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, ये तो ओपन हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं हमारा प्रॉफिट तो भाई देखो ऐसे ऐसे कारण है इतना बढ़ेगा, तो एएस नहीं चाहता वो सब झंझट होना, इसलिए आज जो प्रॉफिट है उसी को बेस बनेगा। तो पीबीआईटी जो मेरा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये काय पे डिपेंड करता है कि मैं कितने बड़े साइज में बिजनेस कर रहा हूं, कितना पैसा बिजनेस में लगा है। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का पैसा ऑलरेडी आपके कंपनी में बिजनेस में लगा हुआ है, इसका मतलब उसका इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुका है। इसलिए जब ये डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर बनेंगे तो और कोई पैसा आने वाला नहीं है, इससे उससे पीबीआईटी में फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पीबीआईटी के बाद आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, ये बदल जाएगा, क्योंकि जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आपको इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा पीबीटी हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इस पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, बराबर। तो ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, इस पे फिर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड देता हूं, तो ये मेरा शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, बराबर। तो बेसिक ईपीएस के लिए तो मैंने यही लिया होगा, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि भी आगे इनकी वजह से ये ईपीएस गिर सकता है क्या, कम हो सकता है क्या? इफ यस देन आई एम सपोज टू डिस्क्लोज इट, बराबर। ये एएस का रिक्वायरमेंट है कि भाई डिस्क्लोज करो इसको। अगर गिरने वाला नहीं, बढ़ने वाला है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के फ्यूचर के पिक्चर दिखाने की छूट नहीं है, बट कंजर्वेटिवली, कॉशियसली, अगर फ्यूचर में कुछ एडवर्स चीज दिख रही है तो बताओ,
बराबर है, उसकी केयर लो, उसकी प्रिकॉशन लो। तो अब इसके लिए क्या करूंगा, देखिए मैं इसको जब मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करूंगा, बराबर है, तो कन्वर्शन माना जाता है कि जो भी होल्डर के एंगल से बेस्ट अगर चॉइस होंगी तो होल्डर के एंगल से जो बेस्ट कन्वर्शन होगा वो पकड़ना पड़ता है। तो भाई इसके कितने इक्विटी शेयर बनेंगे, इसके कितने इक्विटी शेयर बनेंगे, वो आपको काउंट करने का है, ठीक है। पैसा कुछ और आने वाला है नहीं, डिवेंचर हटेगा, इक्विटी आएगा, इसलिए पीबीआईटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट का खर्चा हटेगा। अब मान लो कि इंटरेस्ट का खर्चा है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख जब मैं यहां खर्चा डालता हूं तो ये कम होता है, ये कम होता है तो टैक्स भी कम हो जाता है। एक मान लो 30% रेट है, तो इसका मतलब अगर 1 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा मेरे पीबीटी को 1 लाख से कम करता है तो 30,000 जो गवर्नमेंट को जाने वाले थे वो बच जाते। इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पॉकेट से इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स 70,000 ही गया है। तो इसलिए जब आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे तो प्रॉफिट को जब बढ़ाने की बात आएंगी तो ये प्रॉफिट 1 लाख से नहीं बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 70,000 से बढ़ेगा नेट ऑफ टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मैं 1 लाख दे रहा था तो ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से था, इसकी वजह से टैक्स में कोई सेविंग नहीं होती है, इसलिए जब मैं डिविडेंड ऐड बैक करूंगा तो पूरा 1 लाख ऐड बैक होगा। लेकिन जब डिवेंचर का इंटरेस्ट ऐड बैक करूंगा तो वो नेट ऑफ, तो ये तो आप टैक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए, फिर भी हम बताते रहते, बराबर है। तो वो एडजस्टमेंट करते समय तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट ऑलरेडी यहां पे लिया था, मतलब डायलूटेड ईपीएस इसी से आगे बढ़ता है, इसी से आगे बढ़ता है, इसी प्रॉफिट को स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, इसी नंबर ऑफ शेयर को स्टार्टिंग पॉइंट लोगे। तो ये नंबर प्रॉफिट प्लस माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड। और अगर ऑप्शन की बात करोगे तो ऑप्शन में देखिए पैसा आगे आने वाला है, तो जब पैसा बिजनेस में और आएगा तो बट नेचुरल है मेरा पीबीआईटी भी तो बदलेगा ना, तो फिर वो तो चक्कर हो जाएगा कि फिर कितना बदलेगा, क्या हिसाब से लोगे। इसलिए एएस ने उसका रास्ता बताया, जो मैं भी वैसे ही बोलूंगा तो आपको क्लिक नहीं होगा, बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि एएस ने अपने को रास्ता बताया कि भाई ये जो ऑप्शंस है अगर ये फेयर वैल्यू पे होंगे, अगर ये फेयर वैल्यू पे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे उसी हिसाब से पैसा भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो पीबीआईटी बढ़ जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब सेम हिसाब से ऊपर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नीचे नंबर भी बढ़ेंगे, तो उससे आपके ईपीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको इग्नोर कर दो अगर आपने फेयर वैल्यू पे कर रहे होंगे तो। लेकिन जनरली क्या होता है, अपन ने पढ़ा है, ये ऑप्शंस वगैरह फेयर वैल्यू से कम में देते हो आप, तो फेयर वैल्यू से कम में दे रहे, इसलिए उसका अपन फिर कैलकुलेशन करते हैं कि ये ऑप्शन के 2 टुकड़े करते हैं। तो मान लो 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर में अपन कैलकुलेट करेंगे कि फेयर वैल्यू पे इशू कर रहे ऐसे कितने शेयर है, और बाकी के शेयर को बोलेंगे फ्री वाले शेयर। वो उसका कैलकुलेशन आप जब देखोगे तो समझ जाएगा। तो मान लो कि भी 75,000 शेयर फॉर फुल फेयर वैल्यू आए, 25,000 शेयर फ्री आ गए, तो सिर्फ 25,000 शेयर को आप डिनोमिनेटर में लोगे, क्योंकि उसकी वजह से जो पैसा आने वाला है वो अपन ने 75,000 शेयर भी छोड़ दिया और जो पैसा आने वाला है उसका इफेक्ट भी छोड़ दिया। तो इसका एडजस्टमेंट अलग होगा, इनका एडजस्टमेंट अलग होगा, दोनों डाइल्यूटिव है, पर फर्क क्या है, अब इसमें पैसा आएगा तो पीबीआईटी भी तो बदलेगा ना, तो वो तो करना नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसका ऐसा रास्ता निकाला कि हम वो नंबर्स पे से 2 टुकड़े कर डालेंगे, नंबर ऑफ शेयर विच इज इशूड फॉर फुल कंसिडरेशन बोलो या एट फेयर वैल्यू बोलो, और बचे हुए जो शेयर रहेंगे वो फॉर फ्री हो जाएंगे, बराबर। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो तीनों टाइप, अगर एक ही है कोई भी तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तीनों है हमारे, डिवेंचर भी है कन्वर्टिबल, प्रेफरेंस शेयर भी है कन्वर्टिबल, और ऑप्शंस भी है,
तो सवाल उठता है कि भाई अब मैं डायल्यूटिव है कि एंटी डायल्यूटिव कैसे देखूंगा? क्या मैं तीनों को मिला लूं और फिर उसके बाद जो आएगा उस पे से, या मैं एक को मिलाऊं देखूं, फिर उसको हटाऊं, दूसरे को मिलाऊं देखूं, फिर उसको हटाऊं, तीसरे को मिलाऊं और देखूं, ऐसा? द आंसर इज नो, ये दोनों रास्ते अलाउड नहीं है। तो फिर क्या है? फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि तीनों में सबसे ज्यादा डायल्यूटिव नेचर किसका है। तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट आ रहा और नंबर पे कितना इफेक्ट आ रहा, बराबर? तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट पर शेयर, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पर शेयर, एडिशनल प्रॉफिट पर शेयर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिबेंचर पे बोला, 1 लाख का इंटरेस्ट, 30,000 का टैक्स, तो 70,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा। फिर देखने का कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने से बढ़ रहे, तो 70,000, मान लो नंबर ऑफ डिबेंचर्स बढ़ रहा है से 10,000, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो कितना आ गया? 7 रुपए, 7 रुपीज। तो 7 रुपी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पर शेयर आ रहा है इसमें। ऐसी इसका कैलकुलेट करो, ऐसी इसका कैलकुलेट करो। जिसका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पर शेयर सबसे कम, वो सबसे ज्यादा डायल्यूटिव। तो फिर उसको रैंकिंग दो, जो सबसे ज्यादा डायल्यूटिव है वो नंबर 1, जो फिर सेकंड, फिर नंबर 3। अभी समझने के लिए मान लो कि भाई ये सबसे डायल्यूटिव है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे चेक करने के लिए? बेसिक ईपीएस का डाटा, प्रॉफिट नंबर, इसमें सबसे डायल्यूटिव ये था, इसके नंबर कितने वो जोड़ेंगे, इसका प्रॉफिट में कितना इफेक्ट, तो इसका प्रॉफिट में 0 इफेक्ट आ जाए वो जोड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अगर बेसिक ईपीएस से ये ईपीएस कम हो गया मतलब ये डायल्यूटिव है, और अगर बेसिक ईपीएस से मान लो ये बढ़ गया, मान लो ये एंटी डायल्यूटिव है, अब ये सबसे ज्यादा डायल्यूशन वाला ही एंटी डायल्यूटिव है, तो आगे वाले टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, वो सब एंटी डायल्यूटिव है। लेकिन अगर ये डायल्यूटिव है तो इसको वहां से निकालेंगे नहीं कैलकुलेशन में से, इसको वहीं रखेंगे। सेकंड जो मोस्ट डायल्यूटिव था उसका डाटा ऐड करेंगे, बराबर? पहले वाले को हटाया नहीं, सेकंड वाले को जोड़ दिया। अब देखेंगे कितना आ रहा। पिछले से ये ईपीएस कम हुआ मतलब डायल्यूटिव है, पर पिछले वाले से ये बढ़ गया, इसका मतलब ये तो डायल्यूटिव था, बट ये जो था ये आपका क्या हो गया? एंटी डायल्यूटिव हो गया, बराबर? लेकिन अगर इसमें भी ईपीएस कम हुआ तो फिर तीसरे वाले को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि पिछले से ईपीएस कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर कम हुआ मतलब ये भी डायल्यूटिव है, मतलब फिर तीनों का इंक्लूजन हो जाएगा। पर अगर ईपीएस बढ़ा होगा तो इसको बोलेंगे एंटी डायल्यूटिव है, फिर इसको छोड़ दो, बाकी दो को। इस तरीके से डिसाइड होता है कि वो डायल्यूटिव है या एंटी डायल्यूटिव। तो अगर एक ही होगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक ही पोटेंशियल शेयर है तो। बट अगर एक से ज्यादा टाइप के पोटेंशियल शेयर है तो उनको टेस्ट करने के लिए कि डायल्यूटिव है कि एंटी डायल्यूटिव, मैंने जो बताया अपन एक इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करके देख लेंगे तो आपकी आइडिया बन जाएंगी। वैसे अपन इसके ऊपर भी इलस्ट्रेशन देख लेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, बराबर? तो बेसिकली AS20 आपका यही बात करता है कि भी बेसिक ईपीएस और डायल्यूटिव ईपीएस। बेसिक ईपीएस में ये नंबर्स वगैरह निकालते समय वेटेज एवरेज लेने का है। फिर एक और चीज होती है, व्हेन चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट change in proceeds, change in number of share without change in proceeds। बता सकते हो एग्जाम्पल? बोनस शेयर, बोनस शेयर में नंबर बढ़ जाते हैं, पैसा आता क्या कंपनी में? नहीं। शेयर स्प्लिट या डिवीजन, सब डिवीजन वगैरह अपन पढ़े थे ना, तो आपके नंबर बदल जाते हैं पर प्रोसीड्स पे, पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसोलिडेशन, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं,
बट पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका एडजस्टमेंट जो है वो ऑल द पीरियड प्रेजेंटेड में देना पड़ता है। भले ही बोनस आपने कब दिया, मान लो बोनस आपने इसी ईयर में दिया होगा, लेकिन आप जैसे कंपेरेटिवली अपन कम से कम 1 साल का तो डाटा देते ही है, वो कंपनी लॉ का रिक्वायरमेंट है कि आप करंट ईयर का भी देते हो और पिछले साल का भी देते हो, बराबर। तो आपको करंट ईयर पे भी इसका इफेक्ट देना है और पिछले साल वाले पे भी इसका इफेक्ट देना है। मान लो आप ईपीएस 3 साल का डिस्क्लोज कर रहे हो, करंट ईयर और पिछले 2 साल, तो बोनस आपने इस साल भी किया होगा तो भी उसका ईपीएस में पिछले साल, उसके पिछले साल भी प्रोपोर्शनेट या प्रोराटा इफेक्ट देना पड़ता है। और बड़ा लॉजिकल है, अगर वो नहीं दोगे तो मिसलीडिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आपके मन में आएगा ऐसे क्यों, तो बोनस तो अभी, उसका कारण यह है कि वो सिर्फ नंबर बदल रहा है, पैसा तो वैसे भी नहीं आया था। इसलिए अगर आप उसको सिर्फ करंट पीरियड में इफेक्ट दोगे और पुराने में नहीं दोगे तो उसका, मैं ऐसी सिंपल फिगर बोलता हूं, पिछले साल 10 लाख कमाया, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, तो ईपीएस कितना था, 10 रुपए, बराबर। इस साल 12 लाख कमाया, नॉर्मल जैसे बिजनेस में थोड़ा इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, क्योंकि 1 पे 1 बोनस दिया, 1 पे 1 बोनस दिया, ईपीएस कितना आ गया। अब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखोगे कि भैया करंट ईयर में हमारा ईपीएस 6 रुपए है, पिछले साल हमारा ईपीएस 10 था। बताइए पढ़ने वाला उसका क्या मतलब निकालेगा कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। क्या सही में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी क्या? क्योंकि ये नंबर बोनस की वजह से बढ़े, मतलब बिजनेस में पैसा तो जो पहले था वही है, बिजनेस में जो पैसा पहले था वही है, मतलब उसी फंड पे आपने 10 से 12 कमाया तो एक्चुअल में तो ईपीएस बढ़ गया है, लेकिन यहां कैसा दिखेगा कि ईपीएस गिर गया है। इसलिए एस बोलता है कि इसका इफेक्ट ऑल द पीरियड प्रेजेंटेड पे देने का है। तो जब मैं इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो ये पिछले साल का ईपीएस भी रीइंस्टेट करूंगा। क्या करूंगा? इसको रीइंस्टेट करूंगा। मैंने 1 पे 1 बोनस दिया, मतलब 1 के 2 बना दिया, तो पिछले बार भी उसी रेशियो में, मैं उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा दूंगा। हर बात को सुनना चाहिए। क्या बोला मैंने? उसी रेशियो में बढ़ा दूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि 1 लाख बोनस के शेयर उसमें ऐड कर दूंगा करके। तो आप लोग कई बार उसकी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते पढ़ते समय। जब आप सुनते समय बारीकियों पे ध्यान नहीं देते तो पढ़ते समय भी आपका ध्यान नहीं जाता होगा। तो बहुत बारीकी रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। मान लो ये पिछले साल के 1 लाख थे, बराबर, और अभी 1 के 2 हुए, तो आप 1 लाख जोड़ोगे तो भी 2 लाख होगा, वो रेशियो लगाऊंगा तो भी 2 लाख होगा। बट सोच के देखो कि पिछले साल बीच में शेयर इश्यू हुए थे, इसलिए वेटेड एवरेज 90,000 है। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख, बट वेटेड एवरेज कितना है? 90,000। अब अगर मैंने 90,000 में 1 लाख बोनस शेयर ऐड किया तो वो गलत होगा। 1 के 2 हो गए तो मेरे को 90,000 पे वही रेशियो लगाना है, 1 के 2 तो 90,000 के 1,80,000, बराबर। 1,80,000 से ये ईपीएस निकालूंगा। खैर अभी मैंने समझाने के लिए, सेम डाटा जब मैं लूंगा तो मैं इसको 2 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा ईपीएस कैसा दिखेगा? पिछले साल का 5 रुपए, करंट ईयर का 6 रुपए। अब देखो 10 और 5 सही आइडिया दे, 10 और 6 सही आइडिया दे रहा था कि 5 और 6 सही आइडिया? इसके लिए एक बात अपने दिमाग में पहले अच्छे से बिठा लो, जो आप में से कुछ लोगों को आदत नहीं रहती है, कि जो कुछ आप पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, किताब हो या टीचर ने बोला, उसको पहला प्रिंसिपल होता है कि वो सही है, लॉजिकल है, ये एक्सेप्ट करना। समझ रहे? क्योंकि अभी आपका नॉलेज बेस उतना है नहीं, अभी आपने उतना देखा नहीं है, सीखा नहीं है, इसलिए आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा। पर क्यों हो रहा सवाल उठाना अलग बात है, बट उस पर अविश्वास करना ये दूसरी बात होती है। जब आप फट सुन, अरे ये तो आपने ऐसा बोला, मतलब आप बोल रहे बेकार है, गलत है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप
ज्यादा समझदार हो, ज्यादा नॉलेजेबल हो, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले इनको नहीं समझता कुछ भी। तो क्या ऐसी सोच रखना किसी स्टूडेंट के लिए सही है क्या? ये सोच ही नहीं होना बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं, मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ता था तो मेरी यही सोच रहती थी बिल्कुल। मैं जिस किताब से पढ़ता था मान के चलता था कि बिल्कुल सही बोल रहा है, अपने को नहीं समझ रहा, ये हम मानते थे। पर ये जो लिखा है तो सही है, कारण भी कुछ ना कुछ तो होगा। अपने दिमाग में अभी वो कारण नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा। तो जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो और फिर सोचते हो, तो आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जाएंगी, उसको सही प्रूव करने के डायरेक्शन में। उसके पीछे क्या लॉजिक होगा सोचने की कोशिश करोगे। बट जब आप उसको डिसअप्रूव कर देते हो, जब आपने पहले ही बोल दिया अरे यार ये तो कुछ तो भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होना चाहिए, मतलब अब आप उसको गलत प्रूव करने की तरफ सोचते रहोगे कि कैसे मैं इसको गलत प्रूव करूं। ये साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको। इसलिए किसी के मन में अगर ऐसी आदतें होंगी तो उसको बदल डालो। आप लर्नर हो, सीख रहे हो, तो आपको कई बार कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है। आप सीख रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, इसलिए जल्दी से लॉजिक आता नहीं दिमाग में, टाइम लेता है। पर पहला प्रिंसिपल एक्सेप्ट करो कि ये जो है सही है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये देख लो ऐसे रहते कारण। ये हर बार एएस थोड़ा समझाते बैठेगा, क्योंकि एएस किसके लिए बने हैं? प्रोफेशनल्स के लिए बने हैं। एएस तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, तो उसका यूजर जो है वो उस लेवल का रहता है, उसको समझ जाता है। अपन लर्नर है, अपन अभी स्टूडेंट है, तो अपने को कंफ्यूजन होता है। बट पहला प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट करो कि जो है वो सही है। इतने सारे एक्सपर्ट लोग मिल के इस चीज को डेवलप करते हैं, तो नेचुरल उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है, बराबर। और कभी कोई चीज में रहा भी तो भी आप उसकी चिंता मत करो, वो लोग जब लगेगा उसको बदलेंगे। ये हो गया आपका बोनस का भी प्रॉब्लम लेंगे अपन, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। पर मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया। अब इसमें राइट इश्यू अगर रहा, राइट इश्यू आपने पढ़ा है, आपको मालूम है राइट इश्यू फेयर वैल्यू पे करती है कंपनी जनरली कि कम पे करती है? कम पे पढ़े अपन ने। तो अगर एट फेयर वैल्यू किया होगा तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि राइट इश्यू से पैसा भी उतना ही आया और नंबर भी उसी हिसाब से बढ़े हैं, इसलिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर राइट इश्यू सस्ते में है तो बोला जाता है कि उसमें भी बोनस एलिमेंट है, यानी पूरा का पूरा वो बोनस ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बोनस एलिमेंट है। तो उसका भी कैलकुलेशन एएस ने समझाया है, अपन एग्जाम्पल की मदद से लेंगे। तो राइट इशू के केस में अगर वो फेयर वैल्यू से कम में रहेगा तो हम एक मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे और उसको इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे अभी क्या किया था अपन ने, बोनस का जो रेशियो था 1:2 वो अप्लाई किया था, वैसे वो मल्टीप्लायर जो फैक्टर रहेगा राइट्स की वजह से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी प्रीवियस पीरियड होंगे उसके ऊपर, जो भी प्रीवियस पीरियड होंगे उसके ऊपर उसका इफेक्ट देंगे। मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो मैंने आपको मेन सब चीजें बता दिया। अब उसको अपन एग्जाम्पल लेंगे तो समझने में और आ जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ पहले वाले से नहीं कंपेयर करने का, आपने जो इमीडिएट उसके ऊपर वाला है उससे कंपेयर करने का। हाँ, इसीलिए मैंने बार बार बोला कि पिछले से अगर कम है तो डायल्यूटिव, पिछले से ज्यादा है तो एंटी डायल्यूटिव, यानी वापस बेसिक से नहीं देखने का है। पहला ऐड किया डायल्यूटिव दिखा, दूसरा फिर ऐड किया तो उसको पिछले से ही कंपेयर करने, कम 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 होते जाना। जहां वो पिछले से बढ़ा मतलब वो एंटी डायल्यूटिव हो गया, फिर आगे का छोड़ देने का। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो पॉइंट फिर से आपके ध्यान में ला दूंगा। तो अपन 101 पेज नंबर पे, 101 पेज पे
वेटेड एवरेज निकालने पे भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 5 नंबर का प्रॉब्लम, फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है, वेटेड एवरेज निकालने के लिए। इसको किसी को बोलना मेरी वाटर बॉटल ऊपर है तो भेज देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 101। Explain the concept of weighted average number of equity share outstanding during the period. Instead, how would you compute based on AS20 the weighted average number of equity share in the following cases? 1 अप्रैल को उसके 4,80,000 शेयर है, 31 अगस्त को 3,60,000 शेयर उसने इशू किया, 1 फरवरी को उसने 1,80,000 शेयर बायबैक कर लिया, तो 31 मार्च को उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6,60,000 शेयर। फर्स्ट अप्रैल 11, 31 मार्च 12 बराबर, 31 अगस्त फिर 1 फरवरी, ठीक है। अब ये अप्रैल से अगस्त 5 महीने, 5 मंथ, ये आपके 5 मंथ है, देखो जरा, फरवरी और मार्च 2 मंथ, ठीक है। आपके जो नंबर ऑफ शेयर थे वो इस पीरियड में 4,80,000 थे, यहां पे आपने 3,60,000 शेयर इशू किए, तो 480 में 360 ऐड हो गया, तो इसका मतलब इस पीरियड में आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 8,40,000। फिर बायबैक कर लिया, मतलब शेयर खरीद के कैंसल कर डाला, तो यहां से आपके शेयर जो है वो रिड्यूस हो गए, ठीक है, 1,80,000। तो 840 में से 180 कम करो, 6 लाख। हाँ, अब अपने को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो अपन बोलेंगे 4,80,000 शेयर को 5/12 का वेटेज बराबर है, क्योंकि 5 महीने हैं। 8,40,000 को 5/12 का वेटेज, 12 में से 5 महीने हैं। 6,60,000 को 2/12 का वेटेज, क्योंकि वो 2 महीने के लिए है। निकालो, कितना कितना बोले? 6,60,000, 660 बराबर, गड़बड़ नहीं की है ना? 6,60,000, ठीक है। 6,60,000 ये आपका वेटेड एवरेज नंबर इस तरीके से निकाला।
और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। दूसरा तरीका ये आप देख सकते हैं कि भाई मेरे 4,80,000 शेयर ओपनिंग डेट पे है, मतलब इसको मैं बोलूंगा पूरे साल भर के लिए, बराबर है, बिगिनिंग से है, इसलिए बोलूंगा कि ये पूरे साल भर के लिए 12/12 का वेटेज प्लस ये जो 3,60,000 शेयर मैंने इश्यू किए, ये शेयर मैंने ये डेट को इश्यू किए, यहां से लेके यहां तक, मतलब 7 मंथ तक है वो शेयर, बराबर है। तो इसलिए उसका वेटेज दूंगा 7/12, 7 महीने तक है, गिनती लगा सकते हो, सितंबर से लेके मार्च तक। अब मैंने शेयर कम कर दिए तो नेचुरल है मेरा एवरेज वो रिड्यूस करेगा, पर वो जो कम हुए सोच के देख लो, अगर मैं बिल्कुल बिगिनिंग में कम कर देता तो मतलब पूरे 12 महीने के लिए वो रिडक्शन रहता था, पर मैंने तो यहां किया, इसका मतलब वो जो रिडक्शन है 1,80,000 का, वो 12 में से सिर्फ 2 महीने के लिए अप्लीकेबल है। निकालो, आ गया 6 लाख। ये वेटेड एवरेज है, ऐसा भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से ये आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, खास करके ज्यादा चेंजेस होंगे तो आप पूरे पीरियड का ब्रेकअप कर लो, कितने पीरियड में कितने थे, यानी इसमें निगेटिव का कोई चक्कर नहीं रहेगा, बराबर है, इसमें निगेटिव का कोई चक्कर नहीं। इसमें कैसा है, कब बढ़े और कब घटे, तो बराबर माइनस करने का ध्यान रखना है, तो आएगा वही। अगर आपने ठीक से कैलकुलेट किया तो ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। तो ये जो नंबर है ये साल भर के नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, बराबर है, ये साल भर के शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, in April 2004 a limited company issued 1,20,000 equity share of 100 each. 50 per share was called up on that date, which was paid by all shareholders. The remaining rupees 50 was called up on 1st September. All shareholders paid the sum in September 2004 except one shareholder having 24,000 shares. The net profit for the year ended 31st March 2005 is rupees 2,64,000 after dividend on preference share and dividend distribution tax 64,000. Compute basic EPS for the year ended 31st March 2005 as per accounting standard 20. तो अब यहां पे क्या है, फुल्ली पेड शेयर है और पार्टली पेड शेयर है, क्योंकि आपने इमीडिएटली पूरा पैसा नहीं लिया था, तो आपको यहां पे वेटेड एवरेज निकालते समय उनको ध्यान में रखने का। फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट सितंबर, बराबर, यहां पे आपके जो नंबर ऑफ शेयर है वो 1,20,000 है, लेकिन ये शेयर पे यहां पे सिर्फ 50 पेड है, बराबर है। यहां पे आपने और कॉल किया, अब वो कॉल अगर सब पे मिल जाता था तो आप ऐसा बोल सकते थे कि यहां पे 1,20,000 शेयर फुल्ली पेड है। क्या बोल सकते थे आप, 1,20,000 फुल्ली पेड है, मतलब पहले 6 महीने 50 पेड, बाद के 6 महीने फुल्ली पेड, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का कॉल नहीं मिला है, इसलिए उसके 2 टुकड़े कर दिए, 96,000 और 24,000। ये 96,000 100 पेड है और 24,000 50 पेड है।
डिविडेंड लिखा नहीं रहा तो आप ये मान के चलो कि पेड अप के हिसाब से दिया जाता है, इसलिए फिर आपको पेड अप कैपिटल के हिसाब से इनको इक्विवेलेंट शेयर में कन्वर्ट करने का है, बराबर। तो आप 100 वाले शेयर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बराबर। तो ये 100 में से 50 पेड मतलब हाफ का वेटेज दो, और कितने महीने के लिए है ये? 5 महीने के लिए, बराबर। इसको पूरे एक का वेटेज दो, 100/100 है, लेकिन कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। इसको वेटेज दो 50 का, लेकिन कितने महीने के लिए? यानी आधे का वेटेज दो, लेकिन कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। ऐसे निकालो, दूसरे तरीके से भी निकलेगा। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, ये इक्विवेलेंट टू अपन क्या कर रहे हैं? फुल्ली पेड शेयर के बराबर, यानी ₹100 शेयर के बराबर इक्विवेलेंट अपन निकाल रहे हैं। तो 1,20,000, दो चीज पे ध्यान देना, पेड अप में भी फर्क है और टाइम का भी देना है। यहां पे क्या था? सिर्फ टाइम को देखना था, क्योंकि शेयर सब जो थे आपने नए इशू किए वो भी फुल्ली पेड है, पहले क्या है वो भी फुल्ली पेड है, बाय बैक किए वो भी पूरे के पूरे। इसका मतलब वहां पे वो एक बराबर थे पेड अप के हिसाब से। यहां पे क्या है? पेड अप का भी फर्क है, टाइम का भी फर्क है। तो इसको पहले मैंने फुल्ली पेड के कंपैरिजन में, ये क्या है? 50 पेड है, हाफ, बराबर। फिर टाइम का भी वेटेज देना है, कितने महीने के लिए है ये? 5 मंथ्स के लिए। तो 5/7 प्लस अलग अलग निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। 96,000 100/100 है, मतलब 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो चलता है, पर टाइम का तो वेटेज देना पड़ेगा ना। 7 महीने के लिए 24,000 पे ही था ना डिफॉल्ट, हाँ। प्लस ये जो 24,000 है ये 50 पेड है, यानी आधे का वेटेज। 7 मंथ्स के लिए 7/12 निकालो। क्या बोले? 5/12, हाँ, ये मैंने 7 लिख दिया गलती से, 5/12। 88,000, 88,000, ठीक है। अब इसी को आप बोल सकते कि 1,20,000 हाफ पेड पूरे 12 महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, आधा पेड तो है ही ना, पूरे 12 महीने के लिए, बराबर। फिर प्लस 96,000 हाफ पेड, अब वो दोनों 50-50 रुपए है। अगर वो बदल देता, पहले वाले को 60 मांगता, बाद में 40 मांगता, तो थोड़ा आपको और डिस्टिंक्शन ध्यान में आता था। तो हाफ पेड बट फॉर ये जो था 7 मंथ, निकालो, आ गया ना बराबर। अब इसमें क्या किया कि भाई 50 पेड वाला शेयर था, उसको पूरे 12 महीने के लिए पहले पकड़ लिया, क्योंकि वो तो पेड हो गया, मतलब पेड है पूरे पीरियड के लिए, बराबर। फिर दूसरा कॉल जो था, दूसरा कॉल सिर्फ 96,000 शेयर पे मिला, और वो कहां मिला? यहां पे मिला। इसका मतलब वो कितने महीने के लिए? सिर्फ 7 मंथ के लिए। और लेमेंस लैंग्वेज में बोलना है तो आपके बिजनेस में पैसा कितना लगा? तो 1,20,000 शेयर का 50-50 रुपए पूरे साल के लिए लगा, क्योंकि वो बिगिनिंग में आ गया था। पर 96,000 पे और पैसा आया 50-50 रुपए, लेकिन वो कितने पीरियड के लिए आया? इतने पीरियड के लिए, बराबर। तो इसका मतलब आपके पास एक तरह से 88,000 शेयर आपने बोले, यानी कि इक्विवेलेंट टू 100 रुपए के रेट से 1,20,000 इंटू 50 रुपए कितना होता है? 60 लाख रुपए, बराबर। 60 लाख रुपए हो गया वो पूरे साल। 96,000 इंटू 50 रुपीज, बट फॉर 7/12, क्योंकि 7 महीने के लिए चाहिए वो।
28 लाख, इसका मतलब इक्विवेलेंट टू 28 लाख फॉर द ईयर। तो देख लो 60 लाख पूरे साल के लिए था, उसका 28 लाख पूरे साल के लिए, इक्विवेलेंट टू 28 लाख, इसका मतलब 88 लाख रुपए। 88,000 शेयर 100 रुपए वाले, यानी कितना हो गया 88 लाख रुपीज आपके साल भर बिजनेस में लगा है, ऐसा मतलब निकल गया। ठीक है, अब इसमें उसने हमको जो प्रॉफिट दिया वो साल भर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 2,64,000। तो बेसिक ईपीएस 2,64,000 डिवाइडेड बाय 88,000 शेयर, डिवाइडेड बाय 88,000 शेयर, कितना आया 3 रुपीज। अब थोड़ा सा भी आपने ध्यान देने में गड़बड़ किया और गलत करके आओगे। जैसे उसने आपको जानबूझ करके देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी दिया, जबकि वो पहले ही क्लैरिफाई कर रहा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड इतना है, इसका मतलब वो ऑलरेडी डिविडेंड कट करने के बाद का है। अब अपन ने और 64,000 माइनस किए उस पे, तो हो गया फिर तो। और करेंगे बहुत सारे बच्चे, पता है, क्योंकि वो आदत नहीं डालते इंटरप्रिटेशन की। अगर वही क्वेश्चन में वो लिख दे कि भी नेट प्रॉफिट 264 है और डिविडेंड इतना है, तब हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट है, वो डिविडेंड के पहले वाले को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यहां पे लिख के थोड़ी देर पहले बताया था। तो नेट प्रॉफिट बोलता और बोलता डिविडेंड इतना है, तो फिर हम उसमें से डिविडेंड माइनस करते हैं। यहां ऑलरेडी वो लिख रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रहना चाहिए। ये है फुल्ली पेड, पार्टली पेड शेयर रहे तो उसको आपको ऐसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। नॉमिनल वैल्यू में तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। पेज नंबर 91 पे, पेज नंबर 91 पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिया है। इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 91 पे। Equity share capital is as follows: 2,000 equity share of 100 each fully paid and 6,000 equity share of 50 each fully paid। तो या तो हम इसको ₹100 वाले में कन्वर्ट कर लें या ₹50 वाले में कन्वर्ट कर दें कि डिविडेंड राइट्स आर सेम। इसका मतलब दोनों पे वैसे ऐसा लिख दिया, एक्चुअली डिविडेंड राइट्स आर सेम मतलब एक्चुअली पेड अप अमाउंट के हिसाब से डिविडेंड राइट सेम है दोनों टाइप के शेयर में। 2,000 शेयर पे 100/100 ऐसा लिख दो। इसका मतलब एक का वेटेज दे रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप, बराबर। अब ये पूरे पीरियड के लिए है क्योंकि बाकी आपको टाइम का तो कुछ चेंज दिया नहीं है। ये जो शेयर है ये 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू के कंपैरिजन में 50 का है, इसका मतलब आधा है। तब डायरेक्टली मैं हाफ का वेटेज दूं या उसी को नॉमिनल वैल्यू के प्रोपोर्शन में दे दिया, बराबर। ये पूरे 12 महीने ये भी है, पूरे 12 महीने ये भी है। तो ये 2,000, ये 3,000, ये 5,000, मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट टू ₹100 शेयर, बराबर। इक्विवेलेंट टू ₹100 शेयर, 100 रुपए वाले शेयर के बराबर के है वो।
तो जब वो बेसिक ईपीएस निकालेगा तो 5000 से डिवाइड करके निकालेगा और डिक्लेयर बराबर करेगा कि ये ₹100 के हिसाब से डिविडेंड अर्निंग है, ईपीएस है। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? इलस्ट्रेशन 8 देखो पेज 89 पे। इलस्ट्रेशन 8 अब ये डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर से रिलेटेड है और यहां पे डिफरेंट क्लास मतलब जिसपे डिविडेंड की राइट्स डिफरेंट है, बराबर। तो यहां पे डिविडेंड के बेसिस पे आपको उसको डिफरेंट क्लास बोलने का। सपोज in illustration 4 above, the equity share are of two types: voting equity share 3000 share 100 each, non-voting equity share 2000 share of 100 each, entitled for dividend at 50% more than A type। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दूसरा वाला नॉन वोटिंग शेयर है, ये वोटिंग वाले शेयर 1.5 शेयर के बराबर है। समझा मैंने क्या बोला? नॉन वोटिंग वाला 1 शेयर वोटिंग वाले 1.5 शेयर के बराबर, 1.5 के बराबर है एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न। दूसरे शब्दों में नॉन वोटिंग वाले 1 शेयर पे जितना डिविडेंड दोगे, वोटिंग वाले 1.5 शेयर पे उतना ही डिविडेंड है। हो गया ना बराबर? अब आप इसको दोनों क्लास के अलग अलग ईपीएस बताने का रहता है, यानी ईपीएस अलग अलग, इसको इक्विवेलेंट करके एक ईपीएस नहीं बताना है, इसको दोनों का ईपीएस अलग अलग बताना है। तो उसमें उसने अपने को प्रॉफिट का फिगर, क्योंकि इलस्ट्रेशन 4 बोला था, इलस्ट्रेशन 4 में 1,40,000 का प्रॉफिट है, तो वही प्रॉफिट को अपने को यहां पर लेने का है कि भी 1,40,000 का प्रॉफिट है। अब अपने को इन दोनों कैटेगरी में डिवाइड करना है। ए टाइप बोल देता हूं, वोटिंग वाला, और बी टाइप जो है वो नॉन वोटिंग वाला। कितने शेयर है? ये 2000। और बी टाइप बोला तो ये 3000, ये 3000, और ये नॉन वोटिंग वाला ये 2000, बराबर। अब डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये वाला इसके 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, बराबर। तो इसको मैं 1.5 का वेटेज दूं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट टू 3000 शेयर इसके बराबर का हो गया, बराबर। यानी ए टाइप के 3000 शेयर के बराबर है बी टाइप के 2000 शेयर। सोच के देख लो कि बी टाइप के 2000 शेयर में जितना डिविडेंड दोगे वो ए टाइप के 3000 शेयर के डिविडेंड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1,70,000 था, अब ये दोनों आधे आधे आ गए, तो दोनों में आधा आधा प्रॉफिट कर दोगे, बराबर। 70,000 का प्रॉफिट इसके लिए, 70,000 का प्रॉफिट इसके लिए। अलग रहता तो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती, यहां सीधे सीधे हो रहा है। ये भी 3000 शेयर, ये भी 3000 शेयर, तो प्रॉफिट 70,000। अब ईपीएस निकालने के लिए ये 70,000 को आप 3000 से डिवाइड करोगे और ये 70,000 को आप 2000 से डिवाइड करो, 23
इसका 1.5 गुना रहेगा, देख लो आप, 1.5 टाइम्स, बराबर। तो 2 ईपीएस वो डिक्लेयर करेगा कि भी एक ए टाइप शेयर है, वोटिंग शेयर है, और एक बी टाइप शेयर है। तो ए टाइप शेयर का वो बोलेगा ईपीएस है 23.33 और बी टाइप शेयर का ईपीएस है 35, बराबर। अब आ जाते हैं हम बोनस वाले पे। क्वेश्चन नंबर 11 लो, 11। क्वेश्चन नंबर 11। इसको हटा ही देते हैं। हाँ, इसमें बोनस का एडजस्टमेंट कैसा करना है वो आपको दिखेगा। प्रॉब्लम नंबर 11, पेज 104। Compute the adjusted earning per share and basic earning per share based on the following information. Net profit 2010-11, नेट प्रॉफिट 2011-12। अब उसने प्रॉफिट ही ऑलमोस्ट डबल दे दिया, यानी जो बोनस का इफेक्ट बताने के लिए डाटा चाहिए वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, बराबर। एक्चुअल में प्रॉफिट में उसने थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं, क्योंकि ईयर टू ईयर देयर कैन बी सम इंक्रीज और डिक्रीज। उतना देख के फिर बोनस की बात करें तब रियल में बोनस का आपको इफेक्ट समझ में आता है कि जैसा एएस बोल रहा है वैसा नहीं करेंगे तो ज्यादा गड़बड़ होगी। खैर ठीक है, जो है उस क्वेश्चन में अपन उसको वैसे ही लेते। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 5 लाख अंटिल 31 December 11, बोनस इशू ऑन 1 January 2012, 1 equity share for each equity share outstanding as at 31 December 2011। आपके इक्विटी शेयर जो थे वो 5 लाख थे, यहां भी 5 लाख है। ठीक है, और यहां पे आपने बोनस इशू किया 1 इक्विटी शेयर फॉर ईच, एक पे एक, मतलब प्लस हो गया बोनस 5 लाख शेयर का। इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दिखेंगे? 10 लाख, बराबर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दिखेंगे? 10 लाख। अब
ये बोनस कब किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और इश्यू जब अपन बाद में देखेंगे तो उसमें अपने को ये पीरियड को ध्यान में रखना पड़ता है, बराबर। पर क्योंकि बोनस के केस में नंबर ऑफ शेयर बदलते हैं बट पैसों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी डेट ऑफ इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को इसका इफेक्ट इस साल में भी देना है पूरे साल के लिए और पिछले साल में भी देने का है। अब बोनस में क्या हो गया, 1:1 का रेशियो है, मतलब 1 से डबल हो गया। बेसिक ईपीएस ऑफ 2011 मतलब 10-11 2010-11 11,40,000 11,40,000 का प्रॉफिट, 5 लाख नंबर ऑफ बोनस शेयर। निकालो कितना हो, 2.28 2.28 बेसिक ईपीएस ऑफ 2011-12। इस पीरियड में प्रॉफिट दिया उसने 22,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, 2. अब यहां से आपको फर्क नहीं दिख रहा, आपको लगेगा कि अर्निंग ऑलमोस्ट सेम है, दिख रहा है ना, जबकि देखो अर्निंग ऑलमोस्ट डबल हुई है। तो अर्निंग ऑलमोस्ट डबल हुई है जबकि ईपीएस मोर और लेस सेम बता रहा है, इसका मतलब मिसलीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, देखो पिछले साल आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसमें ये ईपीएस था, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हम उसको बदलने की बात नहीं कर रहे। इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें आप इस साल के साथ साथ पिछले साल का बताते हो, उसको बदलना पड़ता है। तो रीइंस्टेटेड या एडजस्टेड बेसिक ईपीएस ऑफ 2010-11 to be disclosed in financial statement of 2011-12। तो 2011-12 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको रीइंस्टेटेड बेसिक ईपीएस तो 11,40,000 का प्रॉफिट, सेम प्रोपोर्शन में इसके नंबर्स को भी बढ़ा देंगे तो 1 का 2 कर देंगे, 1.14। अब कोई भी देखेगा तो उसको ईपीएस क्या दिखेगा कि भाई पिछले साल का ईपीएस था 1.14, इस साल का ईपीएस है 2.25, इसका मतलब अर्निंग इज ऑलमोस्ट डबल, तो बराबर है। अर्निंग क्या हुई है, ऑलमोस्ट डबल हुई है। अगर पुराना वाला देखेगा कोई तो समझेगा कि अर्निंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, जबकि अर्निंग क्या हुई है, डबल हुई है। तो ये समझ में आ गया, इसको ध्यान देना है, नहीं तो ये लोगों को ये नहीं। पिछले साल के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे यहां पर, तो ये वाले की कोई नॉलेज रहेगा ही नहीं। तो इसके बेसिस पे ये ईपीएस पिछले साल के इसमें बताया गया था। लेकिन इस साल जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इस साल का ईपीएस इसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, कंपेरेटिव पिछले साल का भी देते हैं। तो पिछले साल का ईपीएस ये डिस्क्लोज करोगे, बराबर। और ये काय की वजह से बदल गया है, बिकॉज ऑफ बोनस। और नहीं बदलोगे तो क्या होगा आपके सामने। इसीलिए एस बोलता है कि इट शुड बी एडजस्टेड फॉर ऑल द पीरियड्स प्रेजेंटेड। अगर इसके पहले का भी पीरियड हो मान लो, और उसमें मान लो कि भी आपके वेटेड एवरेज नंबर 4 लाख होंगे, तो मैं 4 + 5 नहीं करूंगा,
मैं 4 को 1 से 2 बनाऊंगा, यानी सेम प्रोपोर्शन लगाऊंगा, तो मेरे शेयर हो जाएंगे 8 लाख। जो भी प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय 8 लाख, उससे आएगा ईपीएस ऑफ उसके और 1 साल पहले का। कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ये राइट्स में बोनस एलिमेंट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड है ये। The following information is available for Raja Limited for the accounting year 9-10 and 10-11. नेट प्रॉफिट 9-10 का 25 लाख और 10-11 10-11 का 40 lakhs. Number of share outstanding prior to right issue 12 lakh shares. Right issue 1 new share for each 3 outstanding, that is 4 lakh shares. Right issue price was 22. Last date of exercise right 30 June 2010. यहां पे अब डेट का इंपॉर्टेंस रहेगा 30 जून 2010. फेयर रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट इशू वॉज 28. तो आपने फेयर वैल्यू से सस्ते में शेयर दिया। फेयर वैल्यू है 28 रुपीज, आपने शेयर इशू किया 22 पे, इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें बोनस एलिमेंट है। अगर आपने इसको फेयर वैल्यू पे इशू किया रहता तो फिर उसमें कोई बोनस एलिमेंट नहीं है, फिर आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप वेटेड एवरेज निकाल के काम चला सकते थे। ठीक है, कौन से ईयर बोला है? 10-11 9। आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है 12 लाख शेयर थे यहां पे, बराबर 12 लाख, वो यहां भी 12 लाख है। यहां पे आपने राइट इशू किया 4 लाख शेयर का, तो आपके शेयर बढ़ के अब हो गए हैं 16 लाख। ठीक है, 4 लाख है ना राइट शेयर, तो 12 + 4 16 लाख हो गए ना क्या? अब अगर फिर से बोलता हूं, ये अगर शेयर वैल्यू पे रहते तो जैसे अपन ने वेटेज निकाला, अपन बोलते थे कि भी इस ईयर के लिए 12 लाख पे 3 महीने का वेटेज दे दो और 16 लाख पे 9 मंथ्स का वेटेज दे दो और इस साल का ईपीएस निकाल लो। इस साल का ईपीएस तो 12 लाख से डिवाइड करके आ जाएगा, बराबर। लेकिन क्योंकि आपने सस्ते में इशू किया है, इसलिए इसमें बोनस एलिमेंट है, और बोनस एलिमेंट की वजह से अपने को पहले के नंबर्स को भी बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए हमको ये पूरा का पूरा बोनस तो नहीं है, ये पूरा बोनस शेयर होता था तो हम बोलते थे कि भी देखो 3 के 4 हो गए, बोनस की वजह से क्या हो गया 3 के 4 हो गए, ऐसा बोलते हैं। तो हम इसको भी उसी रेशो में डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके काम चला लेते थे, बराबर। लेकिन ये पूरा बोनस वाला नहीं है, फ्री वाला नहीं है, इसमें थोड़ा बोनस एलिमेंट है, थोड़ा बोनस का इफेक्ट है, उसको निकालने के लिए। theoretical x right value of share। थियोरेटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि थियरी के हिसाब से, रियल में जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उतनी वैल्यू रहेगी करके शेयर। तो थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, तो आपके प्री राइट
जो नंबर ऑफ शेयर है 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो फेयर वैल्यू है 28 रुपीज, राइट के पहले के नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसकी फेयर वैल्यू, प्लस राइट्स के जो नंबर है और इसकी जो कीमत आपने लगाई प्रोसीड्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपके कंपनी का नेट वर्थ राइट के पहले इतना हेलो हेलो चालू दिख रहा रिकॉर्डिंग। चलो चलिए, हाँ तो ये राइट्स के जस्ट पहले की वैल्यू है और ये राइट से इतना पैसा और आया और नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके 16 लाख। तो इसको थेरेटिकल एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर या पोस्ट राइट वैल्यू बोल सकते हो। राइट के बाद की वैल्यू कितना है 26.5। बोनस एलिमेंट बोलो या बोनस इफेक्ट के लिए मल्टीप्लायर बोलो, प्री राइट वैल्यू डिवाइडेड बाय पोस्ट राइट वैल्यू 28 डिवाइडेड बाय 26.5 हो रहा है रिकॉर्ड में। 28 डिवाइडेड बाय 26.5 1.0 और आ रहा हूं बता दो 6 by 6 1.0566। तो अपन जस्ट समझ लो ये फ्रैक्शनल में आ रहा है तो राउंडिंग ऑफ करोगे तो नेचुरल है कैलकुलेशन में इफेक्ट बढ़ जाता है। अब वो वैल्यूअर पे फिर डिपेंड रहेगा और डिफरेंस कितना आ रहा उस पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है वैल्यूअर माइंड ना करे क्योंकि कंसेप्ट आपने बराबर लगाया, राउंडिंग ऑफ है तो वो इग्नोर भी कर सकता है। हो सकता है कोई वैल्यूअर उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा होगा तो नंबर कट कर ले। तो आपके पास ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इन प्लेस ऑफ दिस, इसको यूज करने के लिए। अब ध्यान दीजिए यहां से पोस्ट राइट वाले नंबर है, इस पे मेरे को इसका इफेक्ट नहीं लेना। बोनस का इफेक्ट मेरे को इसके पहले वाले में, क्योंकि इसमें वो आ गया है ऑटोमेटिक, इसके पहले वाले में। तो यहां पे भी मेरे को 3 महीने के जो नंबर है इस पे लेने का है और यहां पे जो 12 महीने के नंबर है इस पे लेने का। बेसिक ईपीएस 2009-10 25 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपए। ये जो उसने ओरिजिनली निकाला होगा 25 लाख का प्रॉफिट है ना, डिवाइडेड बाय 12 लाख। $0.83 ये उसने ओरिजिनली निकाला होगा बेसिक ईपीएस।
एडजस्टेड बेसिक ईपीएस ऑफ 2009-10 जो अपने को इस साल की रिपोर्टिंग के लिए चाहिए, तो 25 लाख। प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं। ये जो नंबर है इसको इस मल्टीप्लायर से बोलो या इससे बढ़ा दो, इसका इफेक्ट दे दो। 28 डिवाइडेड बाय 26.50, ये बता दो कितना। $12,67,925, 12,67,925 इतने शेयर हो गए नंबर एडजस्ट करने के बाद। ईपीएस 1.9712 जो भी 1.971 ये हो गया। बेसिक ईपीएस ऑफ 2010-11 40 लाख का प्रॉफिट है। अब नंबर ये 12 लाख के जो नंबर है इस पे एक तो मेरे को मल्टीप्लायर ये जो है बोनस का ये लेना है, ये इधर के पहले के नंबर। फिर ये 3 महीने के लिए 3/12 का वेटेज प्लस अब 16 लाख शेयर है और ये राइट के बाद क्या है, मतलब इस पे बोनस का इफेक्ट ऑलरेडी है, इस पे अब ये मल्टीप्लायर नहीं लगाना। 9/12 9 मंथ्स के लिए तो 40 लाख डिवाइडेड बाय नंबर्स निकाल के बताओ। नंबर्स निकाल के बताओ। 15 लाख। अब इसका ईपीएस 2.63, 2.636 या और आगे होगा, राउंड ऑफ करना है तो आप राउंड ऑफ करके वैसा बता सकते हो। तो ये है आपका नॉर्मल बोनस का रहा, या नंबर ऑफ शेयर स्प्लिट वगैरह किया होगा, बराबर है, नंबर ऑफ शेयर कंसोलिडेट किया होगा, वो वैसी ही प्रोपोर्शन में पूरे पीरियड में एज इट इज। पर राइट्स का केस रहा, अब आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर ये फेयर वैल्यू पे इशू करता, मतलब 28 पे इशू करता, तो आप इसको 28 से मल्टीप्लाई करो और फिर ये कैलकुलेशन करो तो 28 ही आएगा। यानी पहले भी शेयर 28 है, बाद में भी शेयर 28 है। इसका मतलब उसमें कोई बोनस एलिमेंट का एडजस्टमेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये निकालोगे भी तो 28 डिवाइडेड बाय 28 मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं है, बराबर। तो ये सस्ते में इश्यू किया होगा, फेयर वैल्यू से कम में, तो ही बोनस का एडजस्टमेंट रहता है राइट्स में। अब अपन ने अब आ जाते अपन डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए। देखिए यहां पे आपने जो शेयर दिए ये सस्ते में दिए हैं, ये तो समझ में आया। इसका मतलब ऐसा समझ लो कि इसमें से कुछ शेयर फुल वैल्यू के हैं और कुछ शेयर आपने बोनस की तरह फुकट में दिए, बराबर। तो जब बोनस का इफेक्ट है तो इसका मतलब पहले वाले नंबर्स को भी बढ़ाने का है, वो ही कर रहे हैं अपने आप, बराबर। पर ये पूरे के पूरे फ्री के शेयर नहीं है, तो उसका एडजस्टमेंट करने का उन्होंने आपको एक तरीका बता दिया, उसका एडजस्टमेंट करने का ये तरीका बता दिया कि आप उसके लिए क्या निकालो,
पोस्ट राइट वैल्यू। पोस्ट राइट वैल्यू यानी कैसे, बिल्कुल वैसा हो गया जैसे अपन अमलगमेशन में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे, बराबर। तो एक तरह से अपन क्या बोल रहे हैं कि भी आज के हमारे जो शेयर है 12 लाख, ये 28 रुपए वैल्यू क्या है, मतलब इतना नेटवर्थ ऑलरेडी है, इतना नेटवर्थ ऑलरेडी है। फिर इसमें और कितना ऐड होगा शेयर होल्डर का, तो अब आप 4 लाख शेयर इशू कर रहे पर उनसे ले रहे कितने, 22 रुपए। अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, तो पहले के 12 और 4 हो जाएंगे 16, बराबर। तो ये है, ये हो गई पोस्ट राइट वैल्यू। अब प्री राइट वैल्यू ज्यादा थी, पोस्ट राइट वैल्यू आपकी कम दिख रही है। मतलब कम क्यों हो रहा है भाई, अगर देख लो, अगर मैं बोनस नहीं रखता, सस्ते में नहीं देता था, ये भी 28, तो इसका मतलब रहता था वो शेयर इशू करने के पहले भी 28 है, शेयर इशू के बाद भी 28 है, मतलब उसमें कोई बोनस एलिमेंट नहीं है, तो फिर हमको ये कोई एडजस्टमेंट भी करना नहीं पड़ता था, बराबर। ये है उसका कि उसमें बोनस एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने ये तरीका बता दिया कि भाई प्री राइट वैल्यू पोस्ट राइट वैल्यू, इसका जो रेशियो है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर रहे इसीलिए अपन ने बोल दिया मल्टीप्लायर। क्या बोले, काय का, हाँ ये तो नंबर है ना भाई, ये यहां से देखो, ये यहां से आपको नहीं, यहां से देखो, ये बोनस इफेक्ट यहां पे है, इसके पहले वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इस पीरियड के नंबर में मेरे को बोनस का भी एडजस्टमेंट करना है, और एक पीरियड देख लो 3 महीने का है, तो 12 लाख शेयर 3 महीने के लिए टुगेदर विद बोनस एडजस्टमेंट, ये बोनस एडजस्टमेंट ये 3 महीने का वेटेज। अब यहां से शेयर कितने हो गए, 16 लाख हो गए, तो 16 लाख पे इसमें इतने पीरियड का है 9 मंथ का, 16 लाख पे 9 मंथ्स का। समझ में आ रहा है, टाइम का इसलिए तो मैंने ऊपर ये लाइन पहले स्केच कर दिया ताकि ध्यान जाना। ये लाइन नहीं स्केच करता, ऐसे ही लिखता तो कंफ्यूजन होता था, इसलिए वो पहले ही बना दिया आपके लिए। आपके एडिशनल मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9 भी देख सकते पर अपन ने वैसे ऑलरेडी पार्टली पेड पे देख लिया है, नहीं तो अपन यही नंबर यही शेयर क्वेश्चन ले सकते थे। क्वेश्चन 9 तो पार्टली पेड शेयर का है, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। Question 9. As at 1st April 2016, a company had 6 lakh equity share of rupees 10 each, 5 paid by all shareholders. On 1st September 16, the remaining 5 was called up and paid by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity share. The net profit for the year ended 31st March 17 was 21,96,000 after considering dividend on preference share and dividend distribution tax on such dividend totaling to 3,40,000. बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अपन ने किया था, फिर फिगर बदले, डेट बदला। कंप्यूट बेसिक ईपीएस। वेटेड एवरेज
नाइन्थ है कि क्या, एट्थ है, नाइन्थ है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू आपके ये 6 लाख शेयर, ये 50 पेड है, बराबर है। तो ये तो पूरे 12 महीने तक है आपके पास पैसा, तो आप इसको पूरे 12 महीने का वेटेज दे सकते हो, बट 50 पेड 5 आउट ऑफ 10 फॉर 12/12 मंथ प्लस। उसके बाद मैंने जब और 5 रुपए इन 6 लाख पे कॉल किए, नंबर वही है, यही 6 लाख है, पर मैंने बचे हुए 5 जब कॉल किए तो 60,000 शेयर पे नहीं मिले, मतलब हो गया कि 5,40,000 शेयर पे बचा हुआ आधा पैसा आ गया, उसको आधा का वेटेज, लेकिन वो 1 सितंबर के डेट पे आया, मतलब वो मेरे बिजनेस में कितने पीरियड के लिए लगा है, 7 महीने के लिए लगा है। आगे वेटेड एवरेज निकालो फटाक से। 457,500 बेसिक ईपीएस प्रॉफिट उसने हमको दिया, वो ऑलरेडी आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड है 2196। 457,500 4.8 समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 17। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 75 lakhs। Number of equity share of ₹10 each outstanding 10 lakh. Convertible debenture issued by the company 8% convertible debenture of 100 each 1 lakh. Equity share to be issued on conversion 1,10,000. Rate of income tax 30%. अब उसने यहाँ पे हमको ये नहीं दिया कि ये डिबेंचर उसने इशू कब किए, क्योंकि इसको हमको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेना है, अगर ये इस ईयर के पहले से इशू हुए तो, और अगर मान लो इसी ईयर में इशू हुए होंगे तो जब इशू हुए वो डेट से लेना है। सोच के देखो, क्योंकि उसका पैसा तो उसी के बाद आया ना, लेकिन इसने हमको लिखा नहीं है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, कभी कभी आपको डेट नहीं लिखा लेकिन इंटरेस्ट का फिगर दिया, यहां इंटरेस्ट का फिगर नहीं दिया है। तो अगर वो इंटरेस्ट का फिगर दिया तो एक बार चेक करके देख लेने का कि वो पूरे साल का इंटरेस्ट है कि पार्ट पीरियड का है। तो अगर बाय चांस आपने देखा कि उसने लिखा इंटरेस्ट फॉर द ईयर और आपने कैलकुलेट करके देखा तो ये तो 8 ही महीने का इंटरेस्ट है, इसका मतलब हो गया कि वो डिबेंचर उसने 8 महीने पहले ही इस साल इशू किए हुए थे। समझ में आ गई बात? यानी सीधे से डेट देने के बदले उसने ट्विस्ट कर दिया, इंटरेस्ट का फिगर दिया और आपको दिख रहा है कि 12 महीने का नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस साल डिबेंचर 12 महीने एग्जिस्टेंस में नहीं थे। ऐसा रहता है क्वेश्चन में। यहां तो अपने को दिया नहीं है, इंटरेस्ट का भी फिगर नहीं दिया है, तो उससे अपन चेक नहीं कर सकते, डेट भी नहीं दिया है, इसलिए अपन मान लेते कि अब पूरे साल भर के लिए है। बेसिक ईपीएस के लिए 75 लाख का प्रॉफिट दिया है, 75 लाख। नेट प्रॉफिट बोला है, 10 लाख शेयर दिए, तो 75 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दो, 7.5 रुपए बराबर।
इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, इंटरेस्ट। अब डिबेंचर है 1,00,000, 100 रुपए वाले, इसका मतलब 1 करोड़, 8% का रेट है, तो 1 करोड़ पे 8% यानी 8 लाख रुपए। पर ये 8 लाख रुपए जब मैं अपने प्रॉफिट में ऐसे खर्चा डेबिट करता हूं तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है, इसलिए टैक्स भी कम होता है, तो उसी को अपन बोलेंगे लेस टैक्स सेविंग। तो उसके लिए टैक्स का रेट कितना दिया उसने, 30%, तो मतलब 2,40,000 तो टैक्स में बच गया। तो नेट इंटरेस्ट जो हुआ मेरा वो 5 लाख। मतलब ये हुआ दूसरे शब्दों में कि जब आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो आपका प्रॉफिट 80,60,000 हो जाएगा, ये मतलब हुआ उसका। 8 लाख से नहीं बढ़ेगा क्योंकि उधर टैक्स चला जाएगा आपका, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 8 लाख का इफेक्ट आएगा, लेकिन उसके बाद टैक्स चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट नेट इतने से बढ़ेगा। अच्छा, फिर इनको आप 1 लाख डिबेंचर के बदले में 1,10,000 इक्विटी शेयर दे रहे, मतलब आपके इक्विटी शेयर के नंबर हो जाएंगे 11,10,000। इक्विटी शेयर के नंबर कितने हो जाएंगे, 11,10,000। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रोवाइडेड डाइल्यूशन हुआ हो। सेवन पॉइंट, इससे कम हो गया मतलब ये डाइल्यूटिव है, तो वो ईपीएस डिस्क्लोज करेगा। बेसिक ईपीएस 7.50, डाइल्यूटिव ईपीएस 7.26। समझ गए? आगे और प्रॉब्लम देखेंगे, फिर ऑप्शन के बारे में भी देख लेंगे और फिर उसका सिलेक्शन का सीक्वेंसिंग देख लेंगे, तो आपका फिर AS20 खत्म हो जाएगा। बराबर? तो नेक्स्ट पीरियड में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।